चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आज कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं हमें एनएलएम और आगे हैंडल करने पड़ते हैं, तो उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात की थी, याद है? लास्ट लेक्चर में स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात हो गई थी और कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, कंबाइनिंग ऑफ द स्प्रिंग, ये हो गया था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज की क्लास शुरू करेंगे पुली से। तो व्हाट इज अ पुली? पुली मोस्ट प्रोबेबली आपने पहले भी सुना होगा। पुली इज अ सिंपल मशीन। सुना है क्या इससे पहले? तो पुली एक तरीके की आप डिस्क इमेजिन कर सकते हैं और उस डिस्क की सरकमफेरेंस पे एक रस्सी लिपटी होती है। रस्सी का एक एंड एक जगह कनेक्टेड होता है और रस्सी का दूसरा एंड दूसरी जगह कनेक्टेड होता है। तो व्हाट इज पुली? अगर ये पुली है, फॉर एग्जांपल, पुली के सेंटर से एक रस्सी गई है जिसको मैंने छत पे फिक्स कर रखा है। अब पुली पे एक रोप है, यह एक स्ट्रिंग है। तो ये पुली पे पुली का कलर वाइट है और ये रेड कलर से क्या है? स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग पुली पर लिपटी हुई है, पुली के सरकमफेरेंस को टच कर रही है। नाउ इसके एक तरफ एक ब्लॉक है, दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस पुली मास सिस्टम को एक दूसरा नाम दिया जाता है, थोड़ी देर में हम जिसकी बात करेंगे, विच इज कॉल्ड एन एटवुड मशीन। बट एटवुड मशीन पर आएंगे हम, उससे पहले केवल पुली की बात करते हैं। अब एनएलएम में जो पुली हम हैंडल करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो पुली हम हैंडल करेंगे, इट विल बी एन आइडियल पुली। और रियल पुलीज हम हैंडल करना सीखेंगे रोटेशन चैप्टर में। अब रियल और आइडियल में क्या अंतर है? आइडियल पुली इज मासलेस। आइडियल पुली इज मासलेस। एक्चुअली कोई चीज मासलेस नहीं होती है, बट हम हल्की चीजों को, जिनका मास बहुत कम है, हम उनको क्या ट्रीट कर लेते हैं? करीब करीब मासलेस। इससे पहले हमने स्ट्रिंग की भी बात की थी। स्ट्रिंग मासलेस होगी अगर, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होती है हर जगह पे, याद है क्या? अब पुली भी मासलेस है, बट रियल पुली जो होगी वो मासलेस नहीं होगी। रियल पुली की बात लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। रियल पुली की बात हम कब करेंगे? रोटेशन में। अभी हमारी पुली आइडियल है। आइडियल पुली का मतलब है इट विल बी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। इट विल बी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्या मतलब है इस बात का? फ्रिक्शनलेस बोलना या स्मूथ बोलना एक ही बात होती है। तो मेरी जो आइडियल पुली होगी उसका मास भी 0 होगा और उसकी जो सरकमफेरेंस होगी, सरफेस जो होगी उस पुली की, वो स्मूथ होगी। और स्मूथ होने से क्या फर्क पड़ेगा और मासलेस होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो ये जो रस्सी इस पर लिपटी हुई है उसका कांटेक्ट है पुली की सरफेस से। पुली की सरफेस और रस्सी का कांटेक्ट है ना एक दूसरे से, यहां कांटेक्ट है। नाउ फॉर एग्जाम्पल रस्सी का ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो रस्सी का ये पॉइंट भी नीचे जा रहा होगा, ये पॉइंट ऐसे आ रहा होगा,
ये वाला पॉइंट ऐसे आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऐसे आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऐसे आ रहा होगा, और ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा होगा। ये इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? अगर रस्सी इसकी सरकमफेरेंस पे लिपटी हुई है, रस्सी जो है वो पुली की सरकमफेरेंस के कांटेक्ट में है और रस्सी मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल रस्सी मूव कर रही है, तो पुली क्या करेगी? तो पुली क्या करेगी? अगर थोड़ा इमेजिन करें, वैसे क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? पुली को भी रोटेट करना चाहिए, पुली को घूमना चाहिए, घूमना चाहिए ना पुली को। लेकिन अगर पुली की सरफेस स्मूथ है, वहां कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो पुली के साथ क्या होगा? तो पुली क्या रोटेट कर पाएगी? एक्चुअली होता क्या है, जब दो सरफेस का कांटेक्ट होता है, फ्रिक्शन में पढ़ेंगे हम डिटेल में, जब दो सरफेस का कांटेक्ट होता है, एक सरफेस जब मूव करती है और उनके बीच फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, तो दूसरी सरफेस को भी अपने साथ मूव कराने की कोशिश करती है। डिटेल में हम फ्रिक्शन में सीखेंगे। अगर यहां पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता, किसके बीच फ्रिक्शन होता? अगर स्ट्रिंग और पुली की सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन होता, तो जब स्ट्रिंग मूव करती तो वो अपने साथ पुली को भी मूव कराती, वो पुली को भी अपने साथ क्या करती? रोटेट करवाने की कोशिश करती। लेकिन ये पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस है। तो अगर पुली फ्रिक्शनलेस है, मतलब रस्सी और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग सकता। कौन सी फोर्स से वो रोटेट करवाती? उसको फ्रिक्शन से रोटेट करवाती। लेकिन फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या होगा बेटा? अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो पुली रोटेट कर ही नहीं पाएगी। ये इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? पुली रोटेट नहीं कर पाएगी। उसके अलावा अगर रस्सी में इस जगह पे टेंशन टी है बेटा, रस्सी में कुछ टेंशन होगी ना, और रस्सी मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, तो यहां पर भी क्या टेंशन होगी उसमें? टी। क्योंकि हमें पता है टेंशन इन द मासलेस स्ट्रिंग शुड बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, होनी चाहिए। अब यहां अगर टेंशन टी है तो यहां क्या टेंशन होगी? स्ट्रिंग में टी ही रहेगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन लग रहा होता है इन दोनों के बीच, तब टेंशन टी नहीं रहती, तब टेंशन बदल जाती। अगर स्ट्रिंग और पुली की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता तो फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग वुड नॉट रिमेन सेम। लेकिन फिलहाल सरफेस क्या है बेटा? फिलहाल सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस। तो ना स्ट्रिंग पुली पे कोई फ्रिक्शन लगा रही है, ना पुली स्ट्रिंग पे कोई फ्रिक्शन लगा रही है। तो अगर यहां टेंशन टी थी तो यहां पर भी टेंशन क्या होगी बेटा? टी। यहां पर भी टेंशन क्या होगी? टी। यहां पर भी टेंशन क्या होगी? टी। और यहां पर भी टेंशन क्या होगी? जरा ध्यान से समझेंगे। इफ स्ट्रिंग इज massless and pulley is ideal, then tension in the string wrapped on the circumference of pulley on one side will be equal to tension on the other side. लेकिन बाद में जब आएगा टाइम बेटा रोटेशन में, तब मैं आपको बोलूंगा ये टेंशन और ये टेंशन तब सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी तब ये दोनों टेंशन सेम? क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। बट फिलहाल सिचुएशन इजी है, फिलहाल हम आसान सिचुएशन पढ़ने वाले हैं, फिलहाल हम इजियर सिचुएशन पढ़ने वाले। तो अगर आपको आइडियल पुली को इमेजिन करना है बेटा,
आइडियल पुली को अगर इमेजिन करना है तो आप इमेजिन करिए, कभी रियल लाइफ में किया है क्या ये आपने? जैसे पेड़ की ब्रांच एक इमेजिन करिए और उस ब्रांच पे एक रस्सी डाल दीजिए। कभी किया है ये? पेड़ की एक ब्रांच इमेजिन करिए, फिक्स ब्रांच इमेजिन करिए और उस पर एक रस्सी डाल दीजिए। अब एक इधर टंग जाए, एक इधर टंग जाए, दो बच्चे इधर उधर टंग जाए अगर उसमें, तो वो जो रस्सी है वो उस ट्री की ब्रांच पे स्लिप करेगी। कोई इधर से ज्यादा खींचेगा तो इधर को स्लिप कर जाएगी या उधर को स्लिप कर जाएगी। लेकिन ब्रांच रोटेट करती है क्या? नहीं, ब्रांच रोटेट नहीं करती, ब्रांच एज इट इज रहती है। कुछ वैसा ही हो रहा है ना यहाँ पे। पुली रोटेट नहीं करने वाली, कर सकती है रोटेट बट करेगी नहीं, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है उसको रोटेट करवाने के लिए। हाँ, अगर ये फ्रिक्शन होता है यहाँ पे तब ये पुली पक्का रोटेट करती, बट वो हम अभी नहीं सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं बेटा? अभी हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में? केवल और केवल हम आइडियल पुली से डील करेंगे। रियल पुली से डील करने में अभी 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बाद हम रियल पुली से डील करेंगे। अभी पहले इजी चीज पढ़ते हैं ना बेटा, उसके बाद डिफिकल्ट चीज पे आते हैं। जैसे केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट पढ़ते हैं आइडियल गैस का, या फिजिक्स में भी आइडियल गैस का कंसेप्ट यूज होता है। हमें पता होता है कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, बट पढ़ते पहले आइडियल गैस ही हैं। क्यों? क्योंकि उसको मैथमेटिकली एनालाइज करना और स्टडी करना इजियर होता है। तो ये बहुत कॉमन थीम है साइंस में। पहले हम आसान चीज को पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड करते हैं, फिर उससे धीरे धीरे आगे कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आसान है और डिफिकल्ट बाद में आने वाला है। तो अभी इस चैप्टर में आर पुली विल बी आइडियल विच विल बी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली सिस्टम तो अगर आपको इमेजिन करना है तो आप बार बार इमेजिन कर लीजिए कि एक ट्री ब्रांच है और उस ट्री ब्रांच पे आपने क्या किया है? आपने एक रस्सी को ऐसे करके हैंग कराया है। तो रस्सी तो ट्री ब्रांच पर स्लिप कर सकती है बट ट्री ब्रांच रोटेट नहीं कर सकती। तो ऐसा इमेजिन करिए, और यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए यहां पे टेंशन और यहां पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी। ये बात समझ रहे हैं क्या? अब पुली 2 टाइप्स की दिखेंगी बेटा हमको सवालों में। एक होगी फिक्स पुली, एक होगी मूवेबल पुली। जैसे ये जो डायग्राम दिखाया मैंने आपको, दिस इज डायग्राम ऑफ अ फिक्स्ड पुली। फिक्स पुली किसे बोलेंगे? जिसका सेंटर से कनेक्टेड स्ट्रिंग किसी फिक्स जगह पे कनेक्टेड हो, तब मेरी पुली क्या हो जाएगी? फिक्स। मतलब एक तरीके से जिस पुली का सेंटर अपनी जगह ना छोड़ रहा हो, पुली का सेंटर जहां पे है वहीं का वहीं रहे। लेकिन हर पुली फिक्स नहीं होगी। जैसे मैं दूसरा डायग्राम एक ड्रॉ करूं बेटा, डायग्राम देख रहे हैं? इसमें मैंने कितनी पुलीज ड्रॉ की है बेटा? तो ये वाली फॉर एग्जांपल पुली नंबर 1 है, ये पुली नंबर 2 है। कोई बताएगा मुझे बेटा पुली नंबर 1 कैसी पुली है? फिक्स पुली। वही पुली नंबर 2 मूवेबल पुली है, इट इज मूवेबल पुली ना। पुली नंबर 2 का सेंटर कहीं दीवार में या कहीं छत में फिक्स नहीं है, वो एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। ब्लॉक तो ऊपर नीचे जा सकता है, मतलब पुली का सेंटर भी ऊपर नीचे जा सकता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स पुली and this is an example of movable pulley. This is an example of
मूवेबल पुली। नाउ जो कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है अभी हमको, वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग wrapped around the circumference of pulley and tension on the string connected to center of the pulley। ध्यान से, दो तरीके की रस्सियां हैं बेटा, एक पुली से कांटेक्ट में दो रस्सियां हैं। एक रस्सी जो उसकी सरकमफरेंस पे रैप्ड है और एक रस्सी जो उसके सेंटर से कनेक्टेड है। तो जैसे इसी डायग्राम में देखेंगे, ये टेंशन अगर टी है, फॉर एग्जाम्पल ये दिख रही है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है ना बेटा, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग फिक्स पुली के सेंटर से छत पे कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग मूवेबल पुली के सेंटर से ब्लॉक पे कनेक्टेड, और एक लंबी वाली स्ट्रिंग दोनों के सरकमफरेंस से गुजर रही है। देख पा रहे क्या बेटा? अगर ये टेंशन टी है तो ये टेंशन भी क्या होगी बेटा? टी। ये मूव कर रहा हो नहीं कर रहा हो, इट डजंट मैटर। मासलेस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहां पर टेंशन टी है तो यहां भी टी है। और क्योंकि ये पुली स्मूथ है, क्योंकि ये पुली कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रही मेरी रस्सी पे, इसलिए इस रैप्ड पोर्शन में भी टेंशन हर जगह क्या होगी? टी ही रहेगी। तो इसके लेफ्ट एंड पे अगर टेंशन टी है तो राइट एंड पे भी टेंशन क्या होगी बेटा? टी। तो यहां पर भी टेंशन क्या होगी? टी। तो यहां पर भी टेंशन क्या होगी? टी। तो यहां पर भी टेंशन क्या होगी? ये दिखा सबको? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस रस्सी में हर जगह टेंशन टी है। मुझे बताइए इस रस्सी में कितनी टेंशन है? सवाल समझ रहे हैं? ये जो स्ट्रिंग थी इसमें हर जगह टेंशन टी थी। अब मैं पूछ रहा हूं जो फिक्स पुली के सेंटर से छत पे कनेक्टेड स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी है? 2T। अब ये कैसे आया 2T भाई? उसके लिए आप इस पुली को सिस्टम इमेजिन करें। अगर ध्यान से देखिए, मैंने पुली के आसपास एक बाउंड्री इमेजिन करी, पुली 1 के आसपास एक बाउंड्री, देख रहे हैं क्या? ये बाउंड्री कितनी जगह पे कट हो रही है बेटा? 3 जगह पे कट हो रही है। वो है आइडियल पुली, ग्रेविटी तो है नहीं। तो मुझे बताइए इस पुली पर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 3। टोटल 3 फोर्सेस लग रही हैं। 3 जगह कट हो रही है बाउंड्री, 3 जगह कॉन्टैक्ट फोर्स। एक कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पे विच इज टी डाउनवर्ड, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। एक टेंशन यहां पे विच इज ऑल्सो टी डाउनवर्ड्स, लेकिन एक टेंशन यहां पे विच इज T1 अपवर्ड होगी। तो जरा एफबीडी इमेजिन करिए बेटा पुली 1 का। पुली 1 के एफबीडी में 3 एरोज दिख रहे हैं आपको, ऊपर को T1 और नीचे को T और T। ठीक है, अब पुली है मासलेस, पुली फिक्स्ड हो मूविंग हो, लेकिन अगर पुली मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। बेसिक कंसेप्ट है, नेट फोर्स ऑन एनी मासलेस ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। तो T1 को कितना होना पड़ेगा बेटा? T1 को कितना होना पड़ेगा? T1 को T प्लस T के बराबर होना पड़ेगा। तो T1 को 2T के बराबर होना पड़ेगा। क्या बात समझे? T1 को 2T के बराबर होना पड़ेगा। अब यही बात यहां देखिए, क्या देख रहे हैं? जरा इसको सिस्टम इमेजिन करिए पुली 2 को। पुली 2 और पुली 1 में अंतर समझ रहे हैं बेटा? पुली 2 मूवेबल पुली है, पुली 1 फिक्स पुली है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली पुली को अगर सिस्टम इमेजिन करें, ये भी मासलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है। मासलेस है तो नेट फोर्स इस पर भी क्या होनी चाहिए? 0।
टोटल लग कितनी फोर्सेस रही हैं बेटा? 3। फिर से 3 फोर्सेस लग रही हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर टेंशन ऊपर को, यहां भी टेंशन ऊपर को, और इस जगह पे टेंशन नीचे को, ये T2। तो जल्दी से मुझे T2 की वैल्यू बताएगा? T2 की वैल्यू भी 2T के ही बराबर होगी। T2 की वैल्यू भी 2T के ही बराबर होगी। पुली फिक्स्ड हो या मूवेबल हो? क्योंकि पुली आइडियल है। आइडियल है मतलब मासलेस है। मासलेस होने की वजह से पुली के सेंटर से कनेक्टेड स्ट्रिंग की टेंशन पुली पर रैप्ड स्ट्रिंग की टेंशन से डबल होगी। ये बात समझे क्या? वहीं फ्रिक्शनलेस होने की वजह से पुली में जो रैप्ड स्ट्रिंग है उसकी एक एंड पे जो टेंशन है वही उसके दूसरे एंड पे भी होगी। ये और ये सेम टेंशन होगी। जरा समझिए, मासलेस फ्रिक्शनलेस। मासलेस होने का क्या रिजल्ट है बेटा? पुली के मासलेस होने का क्या रिजल्ट है? टेंशन इन द स्ट्रिंग connected to center of the pulley will be double the tension in the string wrapped around the pulley. फ्रिक्शनलेस होने का क्या रिजल्ट है? फ्रिक्शनलेस होने का क्या रिजल्ट है? पुली के फ्रिक्शनलेस होने का क्या रिजल्ट है? टेंशन ऑन वन साइड ऑफ द रैप्ड स्ट्रिंग। रैप्ड स्ट्रिंग समझ रहे हैं ना? जो स्ट्रिंग सरकमफरेंस पे रैप्ड है। रैप्ड मतलब उसके कांटेक्ट में जो है। तो फ्रिक्शनलेस होने का क्या रिजल्ट है बेटा? फ्रिक्शनलेस होने का क्या रिजल्ट है? टेंशन ऑन वन साइड ऑफ द रैप्ड स्ट्रिंग, ऑन वन साइड ऑफ पुली ऑफ रैप्ड स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू टेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ द रैप्ड स्ट्रिंग ऑन द पुली। वहीं मासलेस होने का क्या रिजल्ट है बेटा? टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू center of the pulley will be double the tension in the string wrapped on the pulley। समझ रहे हैं? लिखेंगे, पहले लिखेंगे फ्रिक्शनलेस का। फ्रिक्शनलेस का रिजल्ट लिखेंगे बेटा। फ्रिक्शनलेस का रिजल्ट लिखेंगे। फ्रिक्शनलेस का रिजल्ट लिखेंगे। फ्रिक्शनलेस का रिजल्ट है टेंशन on one side of wrapped string, tension on one side of wrapped string will be equal to tension on other side of wrapped string will be equal to tension on other side of wrapped string। Tension on one side of wrapped string will be equal to tension on other side of the wrapped string। ठीक है? मासलेस की वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है? मासलेस होने की वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा? मासलेस की वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग connected to center of pulley is double the tension in string wrapped around pulley, wrapped on circumference of pulley। लिखेंगे मासलेस का रिजल्ट लिखेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग connected to center of pulley, tension in string connected to center of pulley, tension in string connected to center of pulley is double the tension in string wrapped on circumference, is double the tension in string wrapped along circumference, is double the tension in string wrapped along circumference, is double the tension on string wrapped along circumference। ये दो बातें बैठी बेटा दिमाग में।
तो मैं एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें टेंशन बता पाएंगे अलग अलग जगह। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। बेटा पहली बात तो डरेंगे नहीं, ठीक है। पुली का नंबर हो कुछ, ब्लॉक्स का नंबर हो कुछ, इनको बोलते हैं पुली मास सिस्टम। पुलीज हैं, स्ट्रिंग हैं, मासेस हैं। सारी पुली आइडियल हैं, सारी स्ट्रिंग्स आइडियल हैं। ये हाँ, नहीं हो सकता। कौन कौन सी पुलिस फिक्स्ड हैं? ऊपर वाली दोनों फिक्स्ड हैं, बाकी ये तीनों पुलिस क्या है? मूवेबल है। शुरू करें। अगर इस जगह टेंशन टी है बेटा, बताइए यहां क्या टेंशन है? टी। यहां क्या टेंशन है? यहां क्या टेंशन है? टू टी। यहां क्या टेंशन है? सेमी रस्सी आई टी। यहां क्या टेंशन है? यहां क्या टेंशन है? टी टी टू टी। यहां क्या टेंशन है? यहां क्या टेंशन है? क्या? तो यहां टू टी। ये ये तो ये ये फोर टी। नहीं क्या? टूटी टूटी फोर टी। समझ रहे हैं? ऐसे सवाल करेंगे हम कुछ टाइम के बाद। अभी तो केवल टेंशन्स को देख रहे हैं, फिर हम इनके मोशंस को भी देखेंगे कुछ टाइम के बाद। पढ़ो आगे। तो जो सिंपलेस्ट पुली मास सिस्टम है, सिंपलेस्ट पॉसिबल, इट इज कॉल्ड बेटा एटवुड मशीन। क्या नाम है उसका? एटवुड मशीन। ये मेरा आइडियल एटवुड मशीन है। आइडियल होने का मतलब स्ट्रिंग सारी मासलेस हैं और पुली पुली भी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। अभी आइडियल ही कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। रोटेशन में आएगा रियल पुली, तब पुली क्या करेगी? रोटेट भी करेगी। अभी पुली रोटेट नहीं करने वाली, ठीक है। तो हमें एटवुड मशीन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब मुझे पता लगाना है m2 का कुछ वैल्यू दिया है, m1 का कुछ वैल्यू दिया है, तो m2 का क्या एक्सलेशन होगा, m1 का क्या एक्सलेशन होगा, और रस्सी में क्या टेंशन होंगी। समझ रहे हैं क्या करना है मुझे? हाँ भाई, एक बात बताइए मुझे केवल इमेजिन करके, अगर m2 m1 से बड़ा हुआ तो कौन सा ब्लॉक किस तरफ जाएगा? m2 नीचे जाएगा पक्का, और m1 ऊपर जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं ये? अगर m2 m1 के बराबर हुआ तो क्या होगा? रुके रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे। अगर m2 m1 से छोटा हुआ तो क्या होगा? m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर जाएगा। मान लेते हैं m2 m1 से बड़ा है। फिलहाल गिवन है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है बेटा। तो पक्का m2 वाला नीचे जा रहा होगा, मान लेते हैं a2 एक्सलेशन से। तो m1 वाला पक्का किस तरफ जा रहा होगा? ऊपर, मान लेते हैं a1 एक्सलेशन से। कोई मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के a1 और a2 में रिलेशन बताएगा? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? हाँ, मैग्नीट्यूड। a2 a1, जब बड़ा छोटा बोला तो मैग्नीट्यूड में बात होनी। कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? a1 a2। हाँ, a1 बड़ा होगा a2 से, a2 बड़ा होगा a1 से।
सेम होगा? क्या लग रहा है, सेम होगा? रीजन दीजिए सेम होने का, अगर लग रहा है तो। एक ही स्ट्रिंग है तो आगे बोलिए। फोर्थ इक्वल है, ये रीजन है। हाँ, टेंशन सेम है हर जगह, ये रीजन है एक्सलेशन के बराबर होने का। अब ध्यान से रीजन सुनेंगे बेटा, ध्यान से। रीजन हम कुछ टाइम के बाद और डिटेल में करने वाले हैं, जब हम करेंगे इसी चैप्टर में, अगली क्लास में, जब हम करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो कि इस चैप्टर का बहुत मुश्किल पार्ट है कंपैरेटिवली। अगली क्लास में भी नहीं, बल्कि छुट्टियों के बाद ही करेंगे उसको। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात बोलता है। ये जो स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग की लेंथ को क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। ना स्ट्रिंग की लेंथ बढ़नी चाहिए, ना स्ट्रिंग की लेंथ घटनी चाहिए। स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ सकती है, घट सकती है। मैं दो वर्ड्स अपने मुंह से निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक वर्ड है स्ट्रिंग, STRING। एक वर्ड है स्प्रिंग, SPRING। स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा कम हो सकती है, पर स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इमेजिन करिए, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। बेटा अगर ये नीचे गया तो इसने रस्सी की लेंथ को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और ये ऊपर गया तो इसने रस्सी की लेंथ को घटा दिया। लेकिन टोटल रस्सी की लेंथ क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। इमेजिन कर पा रहे हैं? तो इसलिए A1 और A2 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? सेम। क्योंकि A2 से बड़ा और A1 से घटा, बढ़ना शुड बी इक्वल टू घटना। अच्छा, इसी को इमेजिन करने के लिए अगर इससे ज्यादा इजी एक सिस्टम इमेजिन करूं, जो कि आपने पहले भी देखा होगा। अगर दो ब्लॉक्स इस तरीके से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, आप इस ब्लॉक को पकड़ के खींच रहे हैं, तो बेटा तब बिना सोचे आपने बोल दिया था कि इन दोनों का एक्सलेशन सेम होगा। बोला था नहीं बोला था कि दोनों का एक्सलेशन सेम होगा? भाई अगर ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है, इसका एक्सलेशन मैं A1 बोल रहा हूं, इसका एक्सलेशन A2 बोल रहा हूं, ये है ना ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपने क्या बोला था बेटा वहां पे? A1 और A2 दोनों सेम है। क्या इमेजिन किया आपके दिमाग ने जब आपने बोला A1 A2 सेम होने चाहिए? आप तब तब शायद ऐसे ही आपको गट फीलिंग आ गई होगी कि A1 A2 सेम होने चाहिए। बट कहां से आई है ये फीलिंग? ये फीलिंग आई है कि जितना ये आगे गया है उतना ही इसको भी आगे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई दोनों को बराबर, राइट साइड को? क्योंकि उन दोनों को कनेक्टिंग स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है यहां? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक्स। इसलिए आपने बोला था यहां कि A1 शुड बी इक्वल टू A2, क्योंकि अगर A1 बड़ा हो जाता बेटा A2 से, तो मतलब आगे वाला ब्लॉक ज्यादा भाग गया, पीछे वाला ब्लॉक वहां तक आ नहीं पाया, तो मतलब रस्सी की लेंथ बढ़ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। रस्सी टूट जाती। रस्सी की लेंथ बढ़ने से पहले रस्सी क्या हो जाती है? टूट जाती है। और अगर A2 बड़ा होता बेटा A1 से, तब हम बोलते हैं रस्सी स्लैक हो जाती। स्लैक वर्ड समझ रहे हैं? स्लैक मतलब ढीला पड़ना। स्लैक सुना है इससे पहले? तो रस्सी ढीली पड़ जाती। लेकिन अभी ना रस्सी टूट रही है, ना रस्सी ढीली पड़ रही है। रस्सी टाइट है लेकिन टूट नहीं रही है। तो बेटा क्या होगा A1 A2 में रिलेशन? A2 का मैग्नीट्यूड और A1 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। होगा नहीं होगा? तो इसलिए मैं दोनों के एक्सलेशन के मैग्नीट्यूड को A मान लेता हूं। मान लू ये एक्सलेशन से नीचे जाएगा तो ये एक्सलेशन से ऊपर जाएगा। हाँ भाई, अब मुझे A की वैल्यू पता लगानी है, तो शुरू करूं न्यूटन लॉ लिखना। यहां पर टेंशन अगर T है तो यहां पर भी टेंशन क्या है बेटा? T। ये ग्रेविटी है
m2g, ये ग्रेविटी है m1g। प्लीज ब्लॉक 1 का न्यूटन्स लॉ बोलिए, न्यूटन्स लॉ, डायनेमिक्स का न्यूटन्स लॉ बोलना शुरू करिए ब्लॉक 1 का। P माइनस m1g शुड बी इक्वल टू m1 इंटू a1 होगा। ब्लॉक 2 का नहीं, P से शुरुआत नहीं होगी, अब इसका एक्सलेशन डाउनवर्ड है, याद है, डाउन अपवर्ड डाउनवर्ड को नहीं, एक्सलेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो सेकंड ब्लॉक के लिए m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए, नहीं क्या? अब मैं एक के नीचे एक दोनों इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। बोलिए पहले m1 की इक्वेशन बोलिए, m1 का न्यूटन लॉ बोलिए। P माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। m2 का बोलिए m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। दिख रहा है बेटा? मैं ये निकालना चाहता हूं, ये निकालना चाहता हूं, तो टी को गायब कर देता हूं बेटा, गायब कर दूं टी को। कैसे गायब कर सकता हूं टी को? दोनों इक्वेशंस का एडिशन करके। टी से माइनस टी कैंसल आउट हुआ, m2g m1g कैंसल आउट हो गए? नहीं, तो ऐड किया तो ये आ गया m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ए की वैल्यू क्या आ गई? m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये समझे क्या? नाउ इसी सवाल को एटवुड मशीन सिंपलेस्ट पुली मास सिस्टम को अगर मैं ऐसे करके इमेजिन करता, ऐसे इमेजिन कर लेता, क्या करने को बोल रहा हूं समझ रहे हैं? इनको पकड़ के सीधा करने को बोल रहा हूं। तब ये जो m2g होती, तब ये ब्लॉक 2 ये हो जाता, ब्लॉक 1 ये हो जाता। ये m2g तब किस तरफ को लग रही होती बेटा? राइट साइड को ना, m2g राइट साइड को लग रही होती, और m1g किस तरफ को लग रही होती? लेफ्ट साइड को। इस सिस्टम को इस सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ड्राइविंग फोर्सेस क्या क्या है। m2g एक ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स मतलब वो फोर्सेस जो मूव कराना चाह रही है सिस्टम। m2g एक ड्राइविंग फोर्स है और m1g दूसरी ड्राइविंग फोर्स है, पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं। m2g किस तरफ ड्राइव करवाना चाहती है सिस्टम को? राइट साइड को। वही m1g लेफ्ट साइड को। अगर दोनों बराबर हुए तो कौन लड़ाई जीतेगा? ड्रॉ हो जाएगा मैच। तब ड्रॉ हो जाएगा तो मतलब कोई मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर m2g लड़ाई जीत गया, m2g लड़ाई जीत गया मतलब m2g का मैग्नीट्यूड m1g से बड़ा है, तो कौन किस तरफ मूव करेगा? m2 वाला राइट को और m1 वाला भी राइट को। अब यहां इमेजिन करिए इसी चीज को, m2g ड्राइव करवाना चाहता है ऐसे, m1g ड्राइव करवाना चाहता है ऐसे, अपोजिट ड्राइव करवा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ड्राइव करवा रहे हैं, अपोजिट। अगर m2 लड़ाई जीत गया तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर। अब ये जो इक्वेशन थी ना बेटा, ये दो अलग अलग न्यूटन लॉ ना लिख के अगर मैं सिंगल न्यूटन लॉ लिखता बेटा कि भाई इसका एक्सलेशन भी ए इसका भी ए होना चाहिए ना, दोनों का एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड बराबर। अगर सिंगल न्यूटन लॉ लिखता बेटा इसका, मतलब ये पूरा सिस्टम एक साथ चूज कर लेता मैं, तब टेंशन नजर ही नहीं आती मुझे। बोलिए तब न्यूटन लॉ बोलिए बेटा।
m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। सेम आंसर आया नहीं आया? मतलब एटवुड मशीन में इंडिविजुअल न्यूटन लॉ लिखने की जगह आप एटवुड मशीन को सीधा करके इमेजिन कर लें, तो आप सिंगल न्यूटन लॉ से एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं। अब एक बात बताइए बेटा, क्या ये टेंशन m1g के बराबर है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बल्कि ये टेंशन पक्का m1g से बड़ी होगी, तभी तो ऊपर जा रहा होगा। T विल बी श्योरली ग्रेटर देन m1g, और ये T क्या m2g के बराबर होगी? अगर T m2g के बराबर होता तो हिलता ही नहीं अपनी जगह से। T पक्का m2g से कम होगी। मैं T की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? A निकाल लिया मैंने, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए बेटा, पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट करूं अगर, तो T आ गया m1g प्लस m1 इंटू ए की जगह मैं लिख रहा हूं m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए, अगर मुझे दिया है m2 m1 से बड़ा है, m2 m1 से बड़ा है ना, m2 m1 से बड़ा है, तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया ये तो पॉजिटिव नंबर थे ही सब। m1g के साथ एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, मतलब टेंशन m1g से बड़ी है। वहीं अगर आप ए को ये वाली इक्वेशन में पुट करते तो क्या आती टेंशन? टेंशन आता m2g माइनस m2a माइनस m2, और ए की जगह लिखते m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए, यहां एक नेगेटिव साइन आ गया, ये पूरा पॉजिटिव नंबर है, तो m2g माइनस समथिंग, मतलब ये टेंशन m2g से कम है। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स को एटवुड मशीन को लेके। एटवुड मशीन में दो ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं ना बेटा, एक ब्लॉक पे ग्रेविटी m1g लग रही है, दूसरे ब्लॉक पे ग्रेविटी m2g लग रही है। अगर m1 m2 अलग अलग हैं तो टेंशन ना तो m1g के बराबर होगी, ना टेंशन m2g के बराबर होगी। समझ रहे हैं क्या? टेंशन को हमेशा ग्रेविटी के बराबर होना जरूरी नहीं है। टेंशन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट करती है वो। ये क्लियर है एटवुड मशीन? एटवुड मशीन क्लियर है बेटा? अगला है वेइंग मशीन। नाउ व्हाट इज अ वेइंग मशीन? वेइंग मशीन इज एक्चुअली अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, हम स्प्रिंग बैलेंस बोले या वेइंग मशीन बोले, सेम ही कंसेप्ट पे काम करती हैं। घर में वेइंग मशीन देखी है आपने, या जिम में कहीं वेइंग मशीन देखी है? ऐसे खड़े होते हैं उसके ऊपर, रीडिंग दिखाता है कुछ। एक तो वो वाली वेइंग मशीन होती है जिनमें वो सुई ऐसे घूमती है, और आजकल डिजिटल वाली भी आती हैं, उनमें नंबर दिखाता है। देखा है क्या? वो नंबर दिखाए या सुई को घुमाए, दोनों केसेस में केवल दिखाने का तरीका अलग है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट दोनों के पीछे सेम है जो हमें सीखना है। तो सवाल क्या है? सवाल है व्हाट डज वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस मेजर? हाँ, सही बात है बेटा। व्हाट डज वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस मेजर, मतलब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए, ठीक है बेटा, वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए, आपका मास है कुछ 70 kg,
एक्चुअल मास है आपका 70 kg। वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आ जाएगी? 70 आ जाएगी, आएगी ना। तो वेइंग मशीन केजी में, वेइंग मशीन केजी में रीडिंग दिखा रहा है। वेइंग मशीन क्या कर रहा है? केजी में रीडिंग दिखा रहा है। केजी किसकी यूनिट है? मास की यूनिट। तो क्या वेइंग मशीन मास को मेजर कर रहा है? तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आ रही है बेटा 70 kg। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आ रही है 70 kg। दिस इज यूनिट ऑफ मास, दिस इज यूनिट ऑफ मास। ये मास की यूनिट है, मास की यूनिट है ये। तो सवाल है, डज वेइंग मशीन मेजर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या वेइंग मशीन मास को मेजर करती है? नहीं। रीडिंग वो मास की दिखा रही है बट मेजर नहीं करती मास को, बट वो मेजर नहीं करती मास को। मास होता है मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। मास क्या होता है बेटा? मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके अंदर प्रेजेंट? हर एटम, हर मॉलिक्यूल का कुछ मास है। तो आपके अंदर जितने भी एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सबका मास मिला के आपका मास बनेगा। अर्थ पे आप मास है आपका कुछ, आप मून पे चले जाएं मास सेम रहेगा, सन पे चले जाएं मास सेम रहेगा, बट वेट इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, हम डे टू डे लाइफ में या फिर केमिस्ट्री की पढ़ाई में भी मास और वेट को सेम मान के यूज करते हैं, बट फिजिक्स में अंतर है। फिजिक्स में मास और वेट सेम क्वांटिटी नहीं है। हाँ, डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं बेटा आप? डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? डे टू डे लाइफ में आप मास और वेट को सेम लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं? कन्वर्सेशन में भी कि भाई मैं मार्केट से 5 kg वेट के आलू लेकर आया। एक्चुअली 5 kg वेट की यूनिट है ही नहीं। 5 kg किसकी यूनिट है? मास की यूनिट। केजी मास की यूनिट है। तो एक्चुअली में व्हाट इज वेट? वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting on the object. Weight is what? Weight is force of gravity. Force of gravity acting on object. That is weight of object. Weight की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वहीं मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो सवाल है, ये वेइंग मशीन रीडिंग दिखा रही है 70 kg, क्या वो मास को मेजर कर रही है? हमारे पास अभी तक कोई डिवाइस नहीं बना है जो मास को डायरेक्टली मेजर कर सके। अभी तक नहीं है। अभी भी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं मास को मेजर करने की, मेजरमेंट करने की मास की, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। बट अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम या सेटअप या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो मास को डायरेक्टली मेजर कर सके। तो सवाल है, दूसरा सवाल है, डज वेइंग मशीन मेजर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? डज वेइंग मशीन मेजर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो दूसरा सवाल है, डज वेइंग मशीन मेजर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो जवाब है नो, इट डजंट इवन मेजर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो वेइंग मशीन मेजर किसे करती है? ध्यान से समझेंगे। आप पर लग रही है ग्रेविटी वर्टिकली डाउन, एम जी, एम अगर 70 है, जी अगर 10 है, तो ग्रेविटी की फोर्स कितनी है बेटा आप पर?
ग्रेविटी की फोर्स कितनी है आप पर? 700 न्यूटन। आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, तो वेइंग मशीन, आप वेइंग मशीन को तोड़ते हुए नीचे तो जा नहीं रहे हैं, तो मतलब आप पर नेट फोर्स क्या है? 0। तो अगर ग्रेविटी 700 न्यूटन थी, तो वेइंग मशीन की सरफेस से जो नॉर्मल आपकी पैर पर लग रहा होगा वो भी क्या होगा? 700 न्यूटन। बाय न्यूटन थर्ड लॉ आप वेइंग मशीन पर 700 न्यूटन का नॉर्मल लगा रहे होंगे। वेइंग मशीन आप पर 700 न्यूटन ऊपर लगा रही है, तो आप वेइंग मशीन को नीचे पुश कर रहे होंगे 700 न्यूटन से। तो होता क्या है, यहां होती है कोई स्प्रिंग वेइंग मशीन के अंदर। जब आप वेइंग मशीन, आपके पांव वेइंग मशीन पर 700 न्यूटन की नॉर्मल लगा रहे हैं, इसकी वजह से स्प्रिंग दब जाती है। जितना ज्यादा दबेगी स्प्रिंग, उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स होगी, और स्प्रिंग फोर्स 700 न्यूटन के बराबर होगी। एक्चुअली में वेइंग मशीन किस चीज को डायरेक्टली मेजर करती है? इट मेजर्स नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स। डज इट मेजर वेट? डज इट मेजर मास? नो, वेइंग मशीन डजंट मेजर मास डायरेक्टली, इट डजंट मेजर वेट ऑल्सो डायरेक्टली। वेट को भी डायरेक्टली मेजर नहीं करती है। व्हाट डज वेइंग मशीन मेजर बेटा? नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स। नोट करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्चुअली। वेइंग मशीन डज नॉट मेजर मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। वेइंग मशीन does not measure mass or weight of the object directly. Weighing machine does not measure mass or weight of the object directly. Weighing machine does not measure mass or weight of the object directly. What does it measure actually? It measures normal or spring force acting on the weighing machine. समझ रहे हैं? It measures what? Normal or spring force acting on the weighing machine. It measures normal और spring force. हाँ, जो नॉर्मल उस पर लग रहा है वही नॉर्मल वेइंग मशीन आप पर लगा रही थी, और जो नॉर्मल आप पर लग रहा है वही वेट के बराबर है। लेकिन क्या है, नॉर्मल हमेशा वेट के बराबर होगा? नहीं ना। जैसे जैसे इमेजिन करिए, यही 70 केजी का आदमी एक लिफ्ट में खड़ा है। कोई कोई आदमी जो पहले ग्राउंड पे रखी हुई थी वेइंग मशीन, और उस पर खड़ा था, तो क्या रीडिंग दिखा रही है वेइंग मशीन? 70 केजी। बट एक्चुअली में वो 700 न्यूटन मेजर कर रही है ना। नाउ अब ये पर्सन, वही 70 केजी का पर्सन लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, ठीक है। ये लिफ्ट ऊपर एक्सलेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, पूरी लिफ्ट। और अगर ऑब्वियसली लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आदमी तो यहां रुका नहीं रहेगा, या वेइंग मशीन तो यहां रुकी नहीं रहेगी। वेइंग मशीन और आदमी लिफ्ट के अंदर ही है, तो लिफ्ट का फ्लोर ऊपर जाएगा तो वेइंग मशीन भी ऊपर जाएगी, उसके साथ आदमी भी ऊपर जाएगा। अब आदमी को देखिए बेटा, ग्रेविटी अभी भी आदमी पर क्या लग रही है? एक्चुअल ग्रेविटी क्या लग रही है आदमी पर अभी भी? 700 न्यूटन। ये नॉर्मल लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा, लगा रहा होगा। इस नॉर्मल को बोल देता हूं N1। क्या अभी भी N1 700 न्यूटन के बराबर है? जब ग्राउंड पे खड़ा था पूरा सिस्टम, तब नॉर्मल क्या 700 न्यूटन के बराबर था? हाँ या नहीं? हाँ। क्यों था तब नॉर्मल 700 न्यूटन के बराबर? क्योंकि तब पर्सन का एक्सलेशन क्या था? 0। तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो नॉर्मल अपने आप को 700 न्यूटन कर ले रहा है,
नॉर्मल इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब क्या अभी भी नॉर्मल 700 न्यूटन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये आदमी रेस्ट पे नहीं है, ये आदमी एक्सलेट कर रहा है। मतलब ग्राउंड से खड़े होके आप इस आदमी को देखेंगे तो आदमी का एक्सलेशन जीरो नहीं दिखाई देगा। ये आदमी का एक्सलेशन आपको क्या दिखाई देगा बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। प्लीज न्यूटन लॉ बोलिए, न्यूटन लॉ बोलिए। N1 माइनस 700 इज इक्वल टू 70 इंटू 2। तो N1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 840 न्यूटन। मतलब इस बार आपके पांव और नॉर्मल के और वेइंग मशीन के बीच का नॉर्मल इज नॉट 700 न्यूटन। कितना है ये नॉर्मल अब? 840 न्यूटन। 840 न्यूटन है नॉर्मल। तो वेइंग मशीन क्या रीडिंग दिखाएगी? 84 kg। उसको जी से डिवाइड करके दिखानी है रीडिंग। क्या करना है उसको? जी से डिवाइड करके रीडिंग दिखानी है। तो नॉर्मल अगर इतना है तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी 84 kg। तो भैया आप इस लिफ्ट में, वेइंग मशीन लिफ्ट में रख के उसके ऊपर खड़े हुए, लिफ्ट ऊपर जाने लग गई तो आपको रीडिंग दिखने लग गई 84 kg। क्या आप मोटे हो गए? क्या मास बढ़ गया उस आदमी का? हाँ, मास अभी भी क्या उसका? 70 kg। तो वेइंग मशीन गलत रीडिंग दिखा रही है। क्यों दिखा रही है वेइंग मशीन गलत गलत रीडिंग? क्योंकि आदमी का एक्सलेशन जीरो नहीं है। तो नॉर्मल अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, आप एक तरीके से देख रहे हैं। मतलब आपको, आप जब लिफ्ट के अंदर खड़े हैं तो आपको नीचे से ऊपर नॉर्मल ले जा रहा है ना बेटा। नॉर्मल आपको जो लग रहा है वो आपकी ग्रेविटी से ज्यादा लग रहा है नॉर्मल आप पर। वहीं अगर यही लिफ्ट नीचे जा रही होती 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बताइए बेटा, तब क्या रीडिंग दिखाती वेइंग मशीन? वही आदमी है अभी भी, 70 kg का आदमी है और ये नीचे एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। प्लीज बोलिए न्यूटन लॉ बोलिए इसका। अब बोलिए। ग्रेविटी अभी भी क्या है? एक्चुअल ग्रेविटी 700 न्यूटन है, नॉर्मल को N2 बोल दे रहा हूं। भाई आदमी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। बोलिए न्यूटन लॉ। 700 माइनस N2 इज इक्वल टू 70 इंटू 2। नॉर्मल की वैल्यू बोलिए बेटा। 540 न्यूटन, 540 न्यूटन। रीडिंग क्या दिखाएगी वेइंग मशीन? 560, सॉरी सॉरी सॉरी, 560 न्यूटन। रीडिंग क्या दिखाएगी वेइंग मशीन? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इट विल बी 56 kg। तो लिफ्ट में खड़े होके लिफ्ट नीचे एक्सलेट कर रही है तो वजन दिखने लग गया लिफ्ट में 56 kg। क्या वो पर्सन पतला हो गया? अभी भी उतना ही है, ना पतला हुआ ना मोटा हुआ। उसका मास चेंज नहीं किया, उसका वेट भी चेंज नहीं किया, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन चेंज कर गई। क्योंकि वेइंग मशीन किस चीज को मेजर करती है एक्चुअली? नॉर्मल फोर्स। क्या बदल रहा है समझ रहे हैं यहां? नॉर्मल फोर्स बदल रहा है, ना मास बदल रहा है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी बदल रही है। बदल क्या रहा है? नॉर्मल फोर्स। इसी को बोला जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, दिस नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एपरेंट वेट। क्या नाम है इसका? एपरेंट वेट। लिखेंगे एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। एक है रियल वेट, या केवल वेट भी बोल रहा हूं मैं उसको। रियल वेट या वेट इज एक्चुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज एपरेंट वेट? हाँ, नहीं है। एपरेंट वेट, व्हाट इज एपरेंट वेट?
apparent weight will be the normal force acting on person या acting on object is called apparent weight of the object. आगे से जब भी पूछा जाएगा find the apparent weight, तो क्या फाइंड करने को बोल रहा हूं आपको? नॉर्मल. समझ रहे हैं? लिखेंगे apparent weight is the normal force acting on person, acting on object. Apparent weight is the reading of weighing machine, or apparent weight is the reading of weighing machine, or what? Or normal force acting on object. Reading of weighing machine, or apparent weight is reading of weighing machine, or normal force acting on object, or normal force acting on object. Apparent weight बोलते हैं बेटा उसे. क्लियर है? तो what does a weighing machine or a spring balance measures बेटा? नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स को मेजर करता है. तो इस नॉलेज के बेसिस पे जरा जल्दी से मुझे 3 आंसर कर दीजिए. अच्छा, सबसे पहले ये वाला आंसर करेंगे, बॉम्बे वाला आंसर करेंगे पहले. बॉम्बे वाला देख रहे हैं फिगर? हाँ. तो ये पुली है, पुली के सेंटर से स्प्रिंग कनेक्टेड है. स्प्रिंग का कोई मास नहीं है बेटा, ठीक है, मासलेस है. स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है. 10 kg का ब्लॉक, 10 kg का ब्लॉक. हाँ भाई, ये एटवुड मशीन सिस्टम क्या हिलने वाला है? नहीं, ये रुका रहेगा. दिख रहा है क्या? एक्सलेशन क्या होने वाला है इसका? 0, क्योंकि ये 100 न्यूटन ग्रेविटी, ये भी 100 न्यूटन ग्रेविटी, बैलेंस आउट हो जाएंगी. तो एक्सेलरेशन इसका 0 और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होने वाला है बेटा? 0. ठीक है. कोई बताएगा मुझे टेंशन? ये वाली टेंशन 100 न्यूटन और ये वाली टेंशन भी क्या बेटा? 100 न्यूटन. तो पुली को देखिए अब, ये 100 तो ये क्या होगी? 200 न्यूटन. और यही क्या है बेटा? यही क्या है? स्प्रिंग फोर्स और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. तो इफ स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड न्यूटन, व्हाट डज इट शो? तो इस वाले केस में ये स्प्रिंग बैलेंस 200 न्यूटन की रीडिंग दिखाएगा. हाँ, पहले सी वाला करिए, फिर लास्ट में ये वाला करेंगे. हाँ, सी वाला देखिए. सी वाले में ये इंक्लाइन पे रखा हुआ है सिस्टम, 30 डिग्री के इंक्लाइन में. अच्छा बताइए, ग्रेविटी कितनी लग रही है इस पर? 100. क्या रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन भी 100 है? नहीं, क्योंकि इस बार केवल ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स नहीं है बेटा. अगर वर्टिकल रखा होता तो केवल ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स होते, बट अभी केवल ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स नहीं है. अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा. 100 का एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. दिख रहा है सबको? ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना? 30 डिग्री. 100 का ये क्या बेटा? 100 का cos 60. व्हाट इज cos 60? √3/2. cos 60, सॉरी cos 30 है, cos 30 √3/2. तो 100 √3/2 मतलब 50 √3, और 100 का sin 30 50. एक और फोर्स लग रही होगी नॉर्मल. ये नॉर्मल इस 50 √3 को बैलेंस कर रही होगी, और इस 50 को कौन बैलेंस करेगी बेटा? स्प्रिंग फोर्स. तो इस बार स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन है. एफएसपी हो गई 50 न्यूटन. तो क्या रीडिंग दिखा रही है बेटा अभी वेइंग मशीन? क्या रीडिंग दिखा रही है स्प्रिंग बैलेंस? 50 न्यूटन. अब आया आखिरी सवाल, ए वाला. प्लीज जरा बताइए, ए वाला ऑप्शन क्या रीडिंग दिखाएगा? ए वाला स्प्रिंग बैलेंस का कोई मास नहीं है, रस्सी का कोई मास नहीं है, पुली का कोई मास नहीं है, केवल ब्लॉक्स का मास है. हाँ बेटा. हाँ भाई, एक आंसर आया
अरे आंसर तो दीजिए, कुछ तो सोच के दीजिए आंसर, गलत हो सही हो बात की बात है। क्या लग रहा है, क्या रीडिंग दिखाएगा? हाँ 0। क्यों बोल रहे हैं 0? अच्छा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये 100 न्यूटन है और ये भी 100 न्यूटन है, ग्रेविटी 100 और 100 बैलेंस आउट हो जाएंगे, कोई मूव नहीं कर रहा, यही सोच रहे हैं ना। तो ये टेंशन भी क्या है, 100। ये टेंशन भी क्या है, क्या टेंशन हमेशा ग्रेविटी के बराबर होती है? नहीं, हमेशा नहीं होती, अभी है क्योंकि एक्सलेशन 0 है उसका। तो आपको लग रहा है ये टेंशन भी 100 और ये टेंशन भी 100, तो इस पे नेट फोर्स हो गई 100 माइनस 100, 0, इसलिए ये रीडिंग दिखाएगा 0। यही बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा था तो जरा इसको देखिए, यहां पर टेंशन थी 200, लेकिन अगर आप इस पूरे को सिस्टम लेते तो यहां भी तो एक टेंशन थी, क्या, 200। इसका खुद का कोई मास नहीं है। तो अगर आप केवल स्प्रिंग बैलेंस को देखते बेटा, या स्प्रिंग बैलेंस को नीचे वाली रस्सी अपनी तरफ खींच रही होती 200 न्यूटन से, और ये ऊपर जो छत में रस्सी कनेक्टेड है ये ऊपर को खींच रही होती 200 से, तो बेटा इस वाले में भी तो रीडिंग क्या आनी चाहिए थी फिर, 0। नहीं क्या? हाँ। अच्छा, ये वाले को देखिए, ये स्प्रिंग बैलेंस देखें, ये है 50, और पूरे को सिस्टम लेते तो ये भी क्या होना चाहिए था, 50। स्प्रिंग का कोई मास नहीं है खुद, तो बेटा इस स्प्रिंग बैलेंस पे ऊपर को 50 नीचे को 50, तो नेट फोर्स क्या हो गई उस पे भी 0, तो इसकी रीडिंग भी 0 आनी चाहिए थी। नहीं क्या? नहीं समझे बेटा? डज स्प्रिंग बैलेंस गिव द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस? नहीं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। तो क्या गलती कर रहे हैं आप ये सोच रहे हैं कि ये 100 न्यूटन लेफ्ट को लग रही है, 100 न्यूटन बिल्कुल लग रही है, तो क्या रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस भी 0 है? नहीं, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज नॉट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, इट इज द स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स अगर आपको इमेजिन करनी है तो यहां पर से आप कट करिए कहीं से और इसको सिस्टम लीजिए, 100 राइट को, पार्ट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस को सिस्टम लीजिए, 100 राइट को तो 100 लेफ्ट को। स्प्रिंग फोर्स कितनी है? 0 नहीं है। 0 है क्या? स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं है। स्प्रिंग फोर्स कितनी है? 100। अरे 200 भी नहीं है, कुछ लोग 200 बोल रहे हैं, 100 लेफ्ट 100 राइट तो 200। स्प्रिंग फोर्स 200 भी नहीं है, स्प्रिंग फोर्स 0 भी नहीं है, स्प्रिंग फोर्स क्या है? 100। आप स्प्रिंग का कोई पोर्शन इमेजिन करिए, जैसे लेफ्ट वाला पोर्शन इमेजिन कर लूं, तो ये 100, तो यहां भी 100 होनी चाहिए। व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग, एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग। ये समझ रहे हैं क्या? ये क्लियर है? तो आखिरी वाले पार्ट का आंसर क्या है बेटा? 100। तो रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन इज ऑल्सो 100 न्यूटन।